बिल्कुल साफ तौर पे अनूप जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की इस तरीके के वीडियो वायरल हो चुके हैं जहां पर वो महिला से बदसलूकी करते हुए दिख रहे हैं। साफ तौर पे अगर इस पूरे मामले की बात करें तो ये प्रीतमपुरा का ये पूरा मामला है और मौर्या एन्क्लेव का मामला है, जहां पर एएसआई विजय सिंह नाम के एएसआई वहां पहुंचते हैं, वहां पर महिला से वो बदसलूकी करते हुए वीडियो में कैद हो जाते हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका हाथ झटकता हुआ दिख रहा है और साफ तौर पे उनका मोबाइल भी वो जबरदस्ती छीनना चाहते हैं, लेकिन पीछे से आप देख सकते हैं किसी के द्वारा वो वीडियो बना लिया जाता है, जिसके बाद महिला के द्वारा प्रीतमपुरा थाने में एएसआई के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाता है। और हालांकि डीसीपी के द्वारा ये कहा जाता है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि एएसआई उस इलाके में क्या कर रहा था, किस मामले को जांच के लिए वो गया था और साथ में महिला से क्यों वो बदसलूकी करता हुआ दिख रहा है, क्या मामला था जिसके कारण वो महिला का मोबाइल वो छीनता हुआ दिख रहा है इस वीडियो में। लगातार इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को लेकर के सवाल या निशान उठ रहे हैं। क्यों उस दिल्ली पुलिस का जवान महिला के साथ बदसलूकी कर रहा है, क्या ऐसी वजह आ गई? बिल्कुल ये कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस जिसको रक्षक कहा जाता है वो इस तरीके के महिला के साथ बदसलूकी करे, ये सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए दिल्ली के पीतमपुरा में एक पुलिस अधिकारी ने एक महिला के हाथ मरोड़े और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की, महिला से बदसलूकी और गाली गलौज का वीडियो सामने आया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महिला से बदसलूकी, सड़क पर गुंडागर्दी, महिला के मरोड़े हाथ, मोबाइल छीनने की भी कोशिश, दिल्ली पुलिस पर आरोप। दिल्ली के पीतमपुरा में एक पुलिस अधिकारी की महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस अधिकारी महिला से बातें कर रहा है और इस दौरान उसका मोबाइल छीनने की कोशिश करता है। पुलिस अधिकारी ने महिला पर अचानक हमला कर दिया। इस दौरान महिला दूर हट जाती है, लेकिन पुलिस कर्मी फिर झपटता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, हाथों को मरोड़ने की कोशिश करता है। प्राइवेट आदमी फोटो कैसे खींच ले, सरकारी आदमी आपने फोटो कैसे खींच ले, मेरा फोटो कैसे खींच ले, मैं जमा करूंगा इस फोन को, बदतमीजी की औरत, फोटो कैसे खींच सकते हैं, डिलीट करो। इस दौरान आप साफ देख सकते हैं कि पुलिस अधिकारी महिला से किस तरह दुर्व्यवहार कर रहा है। कैसे फोटो खींच लिया आपने मेरा, ऐसे नहीं कर सकते, बदतमीजी औरत, क्या औरत, दिखाओ मेरे को। इससे आगे हम आपको नहीं सुना सकते कि ये अधिकारी महिला से क्या कह रहा है। एक महिला के साथ पुलिस का ये सलूक देखकर लोग हैरान हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है, आखिर दिल्ली पुलिस महिला के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। महिला ने पुलिस के सामने हाथ जोड़े फरियाद की, लेकिन दिल्ली पुलिस के इस अधिकारी ने महिला की एक नहीं सुनी और जबरन हाथापाई तक पर उतर आया। दरअसल ये पूरा मामला मकान निर्माण से जुड़ा है, जहां पड़ोसियों में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी तहकीकात के लिए पुलिस यहां पहुंची थी। पीड़िता ने थाने में पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है और पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। महिला के साथ दुर्व्यवहार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में एक पुलिस अधिकारी ने महिला के साथ बदसलूकी की, महिला का फोन छीनने की भी कोशिश की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बहराइच में नहर के किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। मृतक के परिजनों ने युवक के अवैध संबंधों को लेकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के बहराइच में बोलेरो कार और पिकअप वैन में हुई जोरदार टक्कर हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के कुशीनगर में स्कूल बस और ट्रक में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसे में बस का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। बच्चों को घर छोड़कर जा रही थी बस। यूपी के शामली में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने पटनी प्रतापपुर टोल प्लाजा पर दिया धरना। 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामीणों को टोल टैक्स में छूट दिए जाने की रखी मांग।
यूपी के बुलंदशहर में खेत पर काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला किया। तेंदुए के पीछे डंडा लेकर भागे किसान का वीडियो वायरल हुआ। घायल किसान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के संभल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 2 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 4 की मौत हो गई। यूपी के बलिया में युवक के साथ मारपीट, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के शामली में महिला ने पति के साथ कलेक्ट्रेट के सामने की आत्मदाह की कोशिश, ससुर पर लगाया परेशान करने का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेटी के ससुराल से दहेज की मांग को लेकर था परेशान। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 के इनामी 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की गोली से दोनों बदमाश हुए थे घायल। यूपी के बुलंदशहर में महिला से ठगी की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। जेवर और नकदी भी बरामद। राघवेंद्र, क्या यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी स्मृति से डर गए? जो चुनौती स्मृति ईरानी दे रहे थे उसका असर है कि अमेठी छोड़ रायबरेली पहुंच गए हैं? देखिए, गांधी परिवार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अमेठी से वो चुनाव हारेंगे। जिस तरह से स्मृति ईरानी लगातार 2014 हारने के बाद भी अमेठी में जमी रही और काम करती रही, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी वो काम करती रही। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। जो लगभग 5 दशक का जो इनका यहाँ पे एक शासन था, सत्ता था, 15 साल से राहुल गांधी लगातार यहाँ से सांसद थे और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इतने बड़े नेता को स्मृति ईरानी ने हरा दिया तो कहीं न कहीं राहुल गांधी की जो जमीन है वही खिसक गई थी। बहुत नाराज थे, अमेठी के लोगों से बात नहीं करना चाहते थे, अमेठी के लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। यही कारण रहा कि जब वो वायनाड में दोबारा चुनाव लड़ने गए तो कह रहे थे कि वायनाड हमारा सगा है और अमेठी हमारी खास नहीं रह गई है। लेकिन यहाँ की जनता फिर भी धरना करने को मजबूर थी। यहाँ के जो उनके फॉलोवर्स थे वो फांसी लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन नहीं माने। और चूंकि कहीं न कहीं जो स्मृति ईरानी की जो मेहनत है, स्मृति ईरानी की लगातार जो यहाँ पे काम है, आज 1 महीने से कैंप गड़ाई है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, बड़ी बात यह है कि देखिए स्मृति ईरानी जो थी वो लगातार चुनौती दे रही थी। वहां पर आपके साथ लोग भी, आप बात भी करें। जी बोले। आ रहे हैं ना, अभी फिर आ रहे हैं। लिस्ट आ गई, क्या कहेंगे? रायबरेली तो कहीं ना कोई वही तो लड़ रहा है ना यहाँ पे। अमेठी से तो कोई ना कोई कांग्रेस का शर्मा लड़ रहे हैं, राहुल गांधी चले नहीं तो राहुल गांधी लड़ेंगे तब फाइट करेंगे। दादा क्या कहेंगे? राहुल गांधी मैदान छोड़ दिए। राहुल गांधी कहाँ इसमें आएंगे? राहुल गांधी कहाँ लड़ पाएंगे? वो चले गए, अभी इस समय रायबरेली चुनाव लड़ेंगे। लिस्ट आ गई, रायबरेली भागेंगे ही। अमेठी तो इनका खानदानी वो गढ़ था, अब वो रायबरेली भाग रहे हैं। कैसे गिर गया सर? अब गढ़ इन्हीं के करतूतों से गिरा है। और किससे गिरा है? और किससे गिरा है? कैसे गढ़ गिर गया भैया? हाँ, कहीं ना कहीं कमी इनकी है, जो कि 55-60 साल यहाँ गांधी परिवार रहा। लेकिन आते थे तो गेस्ट हाउस में हल जाते थे, घुस जाते, वही बड़े नेता से मिलते थे। आम लोगों नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब उन्होंने सुधार किया। वो भी क्या कहेंगे सर, इतना गढ़ गिरने का मेन कारण क्या? मेन कारण केवल वो अपने परिवारवाद में रहते हैं। केवल जहाँ उनको उनकी ज़मीन जहाँ अच्छी दिखाई देती है वहीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पहले अपने पुराने परदादा के फोकस करिए। वहाँ पे जहाँ से आपने राजीव जी, इंदिरा जी जहाँ से अपना शुरू किया था कार्यकाल, वहाँ पे आप झांकने नहीं जाते हैं। इलेक्शन आता है तो चले आते हैं अमेठी। प्रयागराज के फूलपुर में भी है, जहाँ कभी जवाहरलाल नेहरू लड़ते थे, उनकी बुआ लड़ती थी, सब कुछ छोड़ दिए वहाँ। हाँ, तो यही हाल हो, यहाँ पे भी वही हाल हो रहा है। यहाँ पे भी यही हाल होने वाला है। भाई साहब जा रहे हैं। भाई साहब 1 मिनट, ये बताइए, राहुल गांधी अब रायबरेली चुनाव लड़ेंगे, अमेठी छोड़ दिए, क्या कहेंगे? नहीं बता सकते भैया। अरे क्यों छोड़ दिए, कुछ जानकारी है? रुकिए, मैं छोटू से बात करता हूँ। बात करोगे? 1 मिनट फोन रख दो। अच्छा ठीक है, जाओ आप पढ़ाई करने निकलो। तो देखिए लोग आ जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं है, तो बहुत माहौल खराब है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि अमेठी से राहुल गांधी यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे, रायबरेली जा रहे हैं। चूंकि वहां से रायबरेली सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। सोनिया गांधी बिल्कुल राघवेंद्र, हम देख रहे हैं कि वहां लोगों का क्या कहना है। आपके पास वापस लौटेंगे और कार्यकर्ताओं का इस पर क्या कहना है, इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है, पहले अपने दर्शकों को ये बता दें। मैं अरुण कुमार भोलू
वीआईपी पार्टी से जिला अध्यक्ष हूं, जो कि गठबंधन का एक अंग है। और मैं राहुल गांधी जी को, रायबरेली की जनता वैसे भी गांधी परिवार के नाम से ही जानी जाती है और पहचानी जाती है। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ से खड़ा होगा तो वो बम्पर वोटों से जीतेगा। लगभग 5 लाख प्लस वोटों से उसकी जीत सुनिश्चित होगी। और राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अकेले दम पूरी 303 सेना से लड़ा है। और जो हमारे मोदी जी हैं, या कहें कि शासन में बैठे हुए उनको परेशान करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने पूरी हिम्मत और पूरी लगन से संघर्ष किया और अपने जितने भी कार्यकर्ताओं को है उन्हें जागृत करके उन्हें आज इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि हम लोग अगली सरकार बनाने के लिए कृत। पूरे राहुल गांधी कम से कम के प्रधानमंत्री की जो रायबरेली से लड़ा उसका इतिहास बनेगा। और अनामिका सिंह काली हमारी सहयोगी गोंडा से हमारे साथ जुड़ी है। अनामिका का रुख कर लेते, क्योंकि देखिए रायबरेली और अमेठी का लड़ाई तो नजर आ रही है कि कैसे राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच गए हैं और अब रायबरेली में कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साह से लवरेज है। अनामिका, आपके पास आएंगे, वहां भी तस्वीर बदली बदली से नजर आ रही है, क्या परिदृश्य वहां नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए अनुप, टिकट को लेकर पेच यहाँ भी फंसा हुआ था। 2 महीने हो गए थे जब बीजेपी की ओर से पहली सूची जारी की गई थी, लेकिन 2 महीने में कैसरगंज सीट को लेकर कोई भी नाम तय नहीं हो पाया था। कल दोपहर के बाद यहाँ पर शाम 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे नाम का ऐलान किया गया। हालांकि सुबह सुबह से ही हो गई थी। बृजभूषण शरण सिंह के पास सुबह ही फोन आ चुका था, लेकिन अब जो देर शाम ऑफिशियल फोन आया, ऑफिशियल लिस्ट आई, इसके बाद से यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी गई है, जहाँ पर मेरी मौजूदगी, कलेक्ट्रेट के पास में ही मेरी मौजूदगी है। और इसी रास्ते से होते हुए कैसरगंज से निकलेगा बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण का काफिला और इसी रास्ते से होता हुआ जाएगा आगे की तरफ। आगे कलेक्ट्रेट का दफ्तर है, करीब 11:30 बजे नामांकन का समय दिया गया है। चूंकि उनके आवास से कलेक्ट्रेट का जो ऑफिस है उसकी डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, लिहाजा 1 घंटे का समय लग जाएगा उन्हें घर से निकलने के लिए पूरे काफिले के साथ। हालांकि बड़ी बात यहाँ पर यह कि जब लोगों से आप बात करेंगे यहाँ और पूछेंगे कि भाई पिता का टिकट काट करके पुत्र को दे दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप, तो लोग कहते हैं कि पिता को मिले या पुत्र को मिले, हमारे लिए सब बात बराबर है, हमारे लिए परिवार महत्वपूर्ण है, नेताजी इंपॉर्टेंट है। यानी कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के यहाँ पे दावा लोगों का यह है कि चाहे उनका बेटा खड़ा हो या फिर वो खड़े हो, चुनावी जीत लगभग तय है। और शायद यही बात बीजेपी भी बखूबी जानती थी, इसीलिए देर सही लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। हालांकि आज नामांकन करवाया जाना बिल्कुल तय हो चुका है। जो नामांकन के सेट है वो रेडी कर लिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर पहुंचने वाले कुछ देर में, वो नामांकन में शामिल भी होंगे। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता है दरअसल कि देखना ये होगा कि बृजभूषण शरण सिंह यहाँ पे हर बार 5 लाख 4 लाख के मार्जिन से चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार उनके बेटे चुनावी मैदान में है, इस बार बसपा के प्रत्याशी भी मैदान में है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में है। लिहाजा करण भूषण पुरानी जीत के इतिहास को दोहरा पाते हैं या नहीं, ये अपने आप में अहम हो जाता है। इस बार जीत का मार्जिन क्या होता है, जीत होती भी या नहीं होती है, त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या किसी और पार्टी का खाता यहाँ पर खुल जाएगा, ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस चुनाव को दिलचस्प बनाते हैं। लेकिन आज चूंकि नामांकन का समय है और आज नामांकन होने वाला कुछ देर के बाद, लिहाजा तैयारियां क्षेत्र में चल रही हैं और लोगों में उत्साह ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा ज्यादा है। तमाम स्कूल कॉलेज उनके हैं जहाँ पे लाखों की संख्या में लड़के लड़कियां पढ़ते हुए, स्टूडेंट पढ़ते भी हैं। और शायद यही वजह है कि 2009 के बाद बृजभूषण शरण सिंह यहाँ पे 2009, 2014, 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीते चले आए हैं। 2024 में उनके बेटे ताल ठोक रहे, तो देखना ये होगा कि उनके बेटे जो अगर चुनाव जीतते हैं तो कितने मार्जिन से जीतते हैं या फिर नहीं जीत पाते किसी बिल्कुल। और ये बड़ा सवाल होगा, आगे देखना होगा कि आखिर क्या होता है।